Audio Jungle. Audio Jungle. आज कोरोना वायरस के कारण चीन अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। चीन की गुंडागर्दी के कारण विश्व का ध्यान इंडो पैसिफिक पर केंद्रित है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश खुलकर सामने आए हैं और चीन से किसी भी मामले में टक्कर के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन चीन से अपनी दोस्ती निभाने के कारण आज भी एक पक्ष चुनने में असमर्थ है और ईयू के इसी रवैये के कारण पूरे का पूरा यूरोप अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। वर्ष 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया था। एक धड़ा अमेरिका के साथ था तो एक धड़ा सोवियत यूनियन के साथ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 1990 तक चली और सोवियत यूनियन के टूटने तक लगातार चलती रही थी। इन दोनों वैश्विक पावर के बीच चल रहे शीत युद्ध में अगर किसी को सबसे अधिक फायदा और नुकसान हुआ तो वो यूरोप का हुआ। दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी पैठ जमाने के लिए यूरोप के कई देशों में भारी मात्रा में निवेश किया। दशकों चले इस शीत युद्ध में पूरे यूरोप की प्रासंगिकता बनी रही थी, परंतु 21वीं सदी में यूरोप कहीं नजर नहीं आ रहा है और अपनी प्रासंगिकता को अपनी निष्क्रियता और अनिर्णायक नेतृत्व के कारण खो रहा है। अमेरिका, यूरोप और सोवियत का उदाहरण देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध में सबसे अधिक फायदा उस क्षेत्र को होता है जहां दोनों महाशक्तियों का ध्यान केंद्रित होता है। विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही अमेरिका ने यूरोप में अपनी पकड़ बनाने के लिए मार्शल प्लान के तहत यूरोप को सहायता पहुंचाने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत अमेरिका ने उस दौरान 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को हस्तांतरित किया था, जिसकी आज के समय में कीमत 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। कहने को तो यह सहायता युद्ध से उबरने के लिए थी, लेकिन वास्तविक कारण इन देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के दबदबे को कम करना था, जिससे वे सोवियत यूनियन के पाले में न जा सकें। इसके जवाब में यूएसएसआर ने मोलोटोव प्लान की शुरुआत की, जिससे वो पूर्वी यूरोप में उन देशों को सहायता प्रदान कर सके जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत संघ से जुड़े थे। इन दोनों ही महाशक्तियों की आर्थिक सहायता से यूरोप में विकास की गति कई गुना बढ़ गई और वर्ष 1990 आते आते पूरा यूरोप एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। एक बात ध्यान देने वाली यह थी कि तब पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के साथ थे तो पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश यूएसएसआर के साथ, यानी सभी देश किसी न किसी महाशक्ति के साथ थे। आज 21वीं सदी में यूएसएसआर नहीं बल्कि चीन सबसे बड़ा सरदर्द है और चीन से निपटने के लिए पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र विश्व के केंद्र में है। यानी पिछली सदी में जो भूमिका यूरोप निभा रहा था, आज वही भूमिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा साउथ ईस्ट एशिया के देश निभा रहे हैं। एक तरफ चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कई देशों को डराने धमकाने से लेकर उन्हें कर्ज के जाल में डुबाकर अपने पक्ष में कर रहा है, वहीं अमेरिका भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सहायता कर अपना दबदबा कम नहीं होने देना चाहता है, इसलिए और अधिक से अधिक निवेश कर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की प्रासंगिकता बढ़ने से इस क्षेत्र के सभी देशों को पिछली सदी में यूरोप की भांति ही फायदा होगा, जिससे विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है। अमेरिका चीन को टक्कर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत की खुलकर बढ़ाई कर रहा है। पिछले दिनों ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन की आक्रामक कार्रवाई का जवाब भारत ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से दिया है। यही नहीं, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका क्वाड संगठन को और भी व्यापक बना सकता है, जैसे अमेरिका ने यूएसएसआर को रोकने के लिए नेटो की स्थापना की थी। यानी कुल मिलाकर आज विश्व के केंद्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसमें यूरोप कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज सभी की नजरें यूरोप से हटकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर हो चुकी हैं। आज भी एक संगठन के तौर पर ईयू ने किसी पक्ष का चुनाव नहीं किया है और वह दोनों नावों में पैर रखकर सवारी करना चाह रहा है। एक तरफ ईयू चीन से व्यापार बचाने के लिए उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वहीं अमेरिका से दोस्ती भी बिठाना चाह रहा है। यही स्टेटस को यूरोपियन यूनियन की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका ने भी अपना ध्यान अब यूरोप से हटाकर
इंडो पैसिफिक पर केंद्रित कर लिया है। जब यूएसएसआर से खतरा था तो यूरोप ने अमेरिका का साथ चुना था और उसके कई देश नेटो जैसे संगठन में शामिल हुए थे। आज चीन से खतरा है तो इसमें यूरोप कोई भी पक्ष नहीं चुन पाया है, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपना पक्ष चुन लिया है, जिससे वे विश्व के केंद्र में आ चुके हैं। यह यूरोपियन यूनियन की अक्षमता ही है जिसने इस बेहतरीन मौके पर भी यूरोप को अप्रासंगिक बना दिया है।